यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यानी इसमें आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। देखिए यहाँ पर चार विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है अनुच्छेद 123, दूसरा है अनुच्छेद 121, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 125 और चौथा विकल्प है आपका अनुच्छेद 127। देखिए जो इसमें आपका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा विकल्प ए, अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। देखिए अच्छा, अध्यादेश जारी कब किया जाता है? जब संसद के दोनों सत्र ना चल रहे हों। क्या हो रहा हो? जब संसद के दोनों सत्र न चल रहे हों, है ना, न चल रहे हों और किसी विषय पर जो है तुरंत निर्णय लेना हो, किसी विषय पर तुरंत या त्वरित निर्णय लेना होता है, तब आपका अध्यादेश जारी किया जाता है। तब आपका अध्यादेश जारी किया जाता है। और अध्यादेश जारी कौन करता है? अध्यादेश जारी करता है आपका राष्ट्रपति। अच्छा देखिए आप लोगों ने यहाँ पर जो है बात की है राष्ट्रपति अध्यादेश की। अच्छा देखिए अध्यादेश जो होता है ना वह एकदम त्वरित रूप से लागू होता है, यानी तत्काल रूप से लागू होता है आपका अध्यादेश। और जो अध्यादेश होता है यह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की तरह ही मान्य होता है। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की तरह ही मान्य होता है। इसकी अधिकतम जो आयु होती समय अवधि होती है वह होती है 6 माह। 6 माह इसकी अधिकतम समय सीमा होती है। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पर दिया हुआ है आपका जो ऑप्शन बी है, यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया हुआ है जो है आपका अनुच्छेद 121। देखिए अच्छा, अब जैसे हम लोगों ने अनुच्छेद 123 की बात की है, ठीक उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 121 की। देखिए अनुच्छेद 121 में यह कहा गया है कि संसद में स्वतंत्र भाषण पर प्रतिबंध लगाया जाए। प्रतिबंध लगाया जाए यह किस आर्टिकल में कहा गया है? तो यह आपका आर्टिकल 121 में कहा गया है कि संसद में स्वतंत्र भाषण पर प्रतिबंध लगाया जाए। और क्यों लगाया जाए अभी हम लोग जानेंगे। देखिए होता क्या है, इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, क्या कहा गया है, जो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो आपके न्यायाधीश होते हैं या जो जज होते हैं, उनके आचरण पर संसद में कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। संसद में कोई भी संवाद नहीं किया जाएगा। यह कहा गया है आपके आर्टिकल 121 में, यानी अनुच्छेद 121 में यह बात कही गई है। देखिए अगला अनुच्छेद अपन लोग देख लेते हैं। अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 125। देखिए अनुच्छेद 125 में कहा गया है कि जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं ना, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो आपके न्यायाधीश होते हैं,
यह आर्टिकल उनके वेतन व भत्ते से संबंधित होते हैं, संबंधित होते हैं आपके। अनुच्छेद 125 में यह बात कही गई कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन भत्ते की बात अनुच्छेद 125 में कही गई है। चलिए अगला आपका जो विकल्प दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। अब देखिए अगला विकल्प दिया हुआ है अनुच्छेद 127। अब देखिए अनुच्छेद 127 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 127 में यह कहा गया है कि जो आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है यानी सुप्रीम कोर्ट जो आपका होता है, उसमें सत्र जारी करने के लिए जो आपका सत्र होता है वह जारी करने के लिए, सत्र जारी करने के लिए स्थायी न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या, स्थायी न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या, जो स्थायी न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कोरम के नाम से जाना जाता है। स्थायी न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जिसे कोरम कहा जाता है। न्यूनतम जनसंख्या की आवश्यकता होती है, क्या होती है, न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होती है, जिसे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कुछ समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो हाई कोर्ट के आपके न्यायाधीश होते हैं उसको कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो यह कहा गया आपके अनुच्छेद 127 में यह बात कही गई। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी होगी। तो आपको बताना है जो भारतीय संविधान है वह किसी भी राज्य की विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या का अनुपात आपको जो इसमें बताना है कितना होता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन डी है वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम से कम 60 और अधिकतम, कम से कम 60 और अधिकतम 500 जो है आप संख्या रख सकते हैं सदस्यों की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने भारत में तुगल वंश की स्थापना की थी या वंश की नींव रखी थी। आपको बताना है कि जो तुगलक वंश था उसकी नींव किसने रखी थी। तो देखिए जो तुगलक वंश था उसका संस्थापक था आपका गयासुद्दीन तुगलक। कौन था, गयासुद्दीन तुगलक एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह और मोहम्मद बिन तुगलक दिए हुए हैं। तो हम इन पर बारी बारी से चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम लोग जानेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। आइए देखते हैं। देखिए जो फिरोज शाह तुगलक था आपका, फिरोज शाह तुगलक, इसका जो शासन था ना वो 1351 से 1388 तक रहा था। 1351 से 1388 तक इसका शासनकाल
रहा है। और इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह दासों का बहुत शौकीन था, दासों का बहुत ही शौकीन था, दासों का बहुत ही शौकीन था। दासों के लिए इसने क्या किया था, जो इसके दास थे उसके लिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की थी। दीवान ए बंदगान बंदगान विभाग की स्थापना की थी। दीवान है बंदगान विभाग की स्थापना किसने की, तो वह आपके फिरोज शाह तुगलक ने की थी। चलिए इसके बारे में थोड़े फैक्ट और जान लेते हैं। देखिए, जो फिरोज शाह तुगलक था यह सुन्नी मुसलमानों पे बहुत ही प्रसन्न रहता था, सुन्नी मुसलमानों पर बहुत प्रसन्न रहता था, जिसके कारण इसके दरबार में जो उच्च विभाग होते थे, जो उच्च पद थे, उन पर सारे के सारे सुन्नी मुसलमान ही आसीन थे। जो बड़े पद होते थे उन पर सुन्नी मुसलमान ही आसीन होते थे, क्योंकि जो आपका फिरोज शाह तुगलक था वह सुन्नी मुसलमानों पर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहा करता था। देखिए, अभी इसके बारे में थोड़ा और अपन लोग चर्चा करेंगे। देखें, और यह इसको जो है ना सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है, अकबर भी कहते हैं। किसे, तो फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। अब देखिए, जो आपका फिरोज शाह तुगलक था इसने जो है मलिक मकबूल को खाने जहां की उपाधि दी थी। किसको दी थी, फिरोज शाह तुगलक ने मलिक मकबूल को मकबूल को खान ए जहां की खान ए जहां की उपाधि दी थी। किसने दी थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने मलिक मकबूल को खान ए जहां की उपाधि से नवाजा था। अभी इसके बारे में थोड़े और फैक्ट बाकी हैं। देखिए, जो आपका फिरोज शाह तुगलक था इसने क्या किया था, जो फिरोज शाह तुगलक था इसने कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का निर्माण करवाया था। वह थी चौथी तथा 5वीं मंजिल, क्योंकि इसी के शासनकाल में जो कुतुब मीनार की चौथी मंजिल थी वह क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसका इसने जीर्णोद्धार करवाया था और एक मंजिल बनवाई थी। कुल मिलाकर के इसने 2 मंजिलों का निर्माण करवाया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा और फैक्ट है उनको जानते हुए चलें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रहता है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं। देखिए, जो आपका फिरोज शाह तुगलक था इसने 1376 ईस्वी में क्या किया था, ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने 1376 ईस्वी में क्या किया, ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, जजिया कर लगाया था। किसने लगाया था, तो आपके फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। चलिए आगे अपन लोग बात करेंगे
गयासुद्दीन तुगलक की। अब देखिए, जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसने क्या किया था? ये क्या था? ये आपके तुगलक वंश का संस्थापक था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक जो है, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश का संस्थापक था आपका गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, इसने क्या किया था? इसने अमीरों की जो भूमि थी वह वापस कर दी थी। क्या की थी? अमीरों की भूमि वापस कर दी थी। किसने? तो गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों की भूमि क्या की थी? वापस कर दी थी। अच्छा, अब देखिए, जो गयासुद्दीन तुगलक था, यह दिल्ली के सिंहासन पर कब आसीन हुआ था? तो यह दिल्ली के सिंहासन पर 1320 ईस्वी में आसीन हुआ। 1320 ईस्वी में आसीन हुआ था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 1320 ईस्वी में या दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अच्छा, इसने क्या किया था? इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। किसने? तो गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुओं और नहरों का निर्माण करवाया था। अच्छा, सिंचाई की व्यवस्था के लिए कुओं और नहरों का निर्माण करवाने वाला कौन तुगलक शासक था? तो वह आपका था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और इसने क्या किया था? इसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद की जो है स्थापना की। क्या की? दिल्ली के निकट तुगलकाबाद की स्थापना की। किसने? तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद की स्थापना की, जिसमें क्या किया था? जिसको जो है रोमन शैली में बसाया गया था। जो आपका तुगलकाबाद था, उसे जो है रोमन शैली में बसाया गया था। रोमन शैली में बसाया गया था। और इसमें क्या था? जो रोमन शैली थी, इसी शैली में एक यहाँ पर दुर्ग का भी निर्माण करवाया गया था। एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और इस जो ये दुर्ग था, इसको छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। इसी दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं।